हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमारा एजेंडा जो रहेगा आज का, एक तो परमानेंट कमीशन मिला है विमेन को, आर्म्ड फोर्सेस ने नोटिफाई करा है, ऑफिशियल ऑर्डर निकला है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था फरवरी 2020 में विमेन को परमानेंट कमीशन को देने से रिलेटेड। उसके अलावा नॉन अलाइंड मूवमेंट के ऊपर एक एडिटोरियल है, हांगकांग के ऊपर एक एडिटोरियल है जो चाइना के एम्बेसडर ने लिखा है, साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में जो भी रिलेशंस हैं या जो भी ट्रेड वगैरह चल रहा है उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल है, चाइना मार्स मिशन से रिलेटेड न्यूज़ है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हम डिस्कस करेंगे जनरल, मिड टर्म और बाय इलेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये फ्रंट पेज में है। एक तो हमारा न्यूज़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स राजस्थान स्पीकर्स प्ली टू स्टे हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो पहले आपको ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान में 19 जो एमएलए थे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के जो 19 एमएलए थे वो दिल्ली पहुंच गए थे। एक तरीके से सीएम की फंक्शनिंग के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वो दिल्ली पहुंच गए थे। एक तरीके की बगावत थी। तो हुआ क्या कि वहां की जो विधानसभा के जो स्पीकर थे सीपी जोशी, उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी थी 19 एमएलए के अगेंस्ट। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स का मतलब है उन 19 एमएलए की मेंबरशिप विधानसभा से चली जाती। ठीक है, तो हुआ क्या कि उन 19 एमएलए ने, कांग्रेस तो हालांकि अभी छोड़ी नहीं, ना बीजेपी ज्वाइन करी। वहां पर सीएम का या कांग्रेस का आरोप ये था कि ये बीजेपी की शह पे कर रहे हैं या बीजेपी के साथ मिल गए हैं। फिलहाल उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा नहीं है और कांग्रेस में ही है। और डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स एमएलए वहां पर स्पीकर ने स्टार्ट करी थी। अब वो जो 19 एमएलए थे वो कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट, कि भाई हमने ना तो पार्टी छोड़ी है, हम तो केवल सीएम की फंक्शनिंग के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, तरीके के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं और ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हम जो डिफरेंसेस हैं उसको उठा सकते हैं। हमने पार्टी नहीं छोड़ी, किसी के साथ हम मिले नहीं, तो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स का मतलब नहीं है। तो हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने जो स्पीकर विधानसभा है उसके जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर स्टे लगा दिया था फिलहाल के लिए। तो आपको ये समझना है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है डिस्क्वालिफिकेशन जो मेंबर्स का होता है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो, तो उसकी पावर्स किसके पास रहती हैं। तो एग्जाम में कई बार ऑप्शन में गवर्नर होगा, सीएम होगा, अलग अलग ऑप्शन होंगे। तो इसकी जो पावर्स रहती हैं वो स्पीकर या चेयरमैन के पास रहती हैं। तो विधानसभा में एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन अगर करना है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ तो विधानसभा के स्पीकर करेंगे, लोकसभा में करना है तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा में करना है तो राज्यसभा के चेयरमैन। तो ये एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब हुआ क्या कि जब राजस्थान के स्पीकर के डिसीजन के ऊपर स्टे लगा दिया गया तो राजस्थान के जो स्पीकर थे सीपी जोशी, वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील करी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और ऐसा कहा कि ये जो हाई कोर्ट का स्टे है उसको हटाया जाए। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर की जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना यह था राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर का कि ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ये अभी प्रीमेच्योर है, क्योंकि मैंने तो डिसीजन लिया ही नहीं डिस्क्वालिफिकेशन का, अभी तो केवल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है। तो जुडिशियल इंटरफेरेंस तब होना चाहिए जब डिसीजन मेकिंग हो जाए, अभी डिसीजन मेकिंग नहीं हुई, अंडर प्रोसेस है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राजस्थान के स्पीकर की जो प्ली है सुप्रीम कोर्ट में वो रिजेक्ट कर दी है। तो ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये देखना है कल वाले सेशन को ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ को अच्छे से समझ सकें और फ्लोर टेस्ट को भी अच्छे से समझ सकें। फ्लोर टेस्ट का मतलब है जब किसी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डाउट हो कि उनको हाउस की मेजॉरिटी नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट होता है केवल ये देखने के लिए कि उनके पास 50% से ज्यादा एमएलए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा या विधानसभा में है, उसे हम बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। तो राजस्थान के जो सीएम अशोक गहलोत वो ये कह रहे हैं कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए रेडी हैं। तो ये एक न्यूज थी, ये इसका आइडिया आपको होना चाहिए। विमेन ऑफिसर को अब परमानेंट कमीशन मिल गया है आर्मी में। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑफिशियल फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन इशू करा है। इसका बैकग्राउंड समझते हैं। विमेन को परमानेंट कमीशन मिलने का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि विमेन की एंट्री आर्मी में किस तरीके से होती है, अंडर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो अंडर शॉर्ट सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट होता है, विमेन का भी होता है, मेन का भी होता है।
एक तो परमानेंट कमीशन के लिए तो अलग से, जैसे आईएमए में परमानेंट कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है, सीडीएस एनडीए के थ्रू, उसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेन और विमेन दोनों की सर्विस का टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है 10 साल। तो 10 साल तक वो जॉब करते हैं। और विमेन को या मेन की बात करें पहले, तो मेन को 10 साल की सर्विस के बाद एक ऑप्शन मिलता है कि आप परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट कर लेते हैं, मतलब वो 10 साल के बाद भी उनकी सर्विस उनके रिटायरमेंट तक चलेगी, ठीक है। उसके अलावा विमेन को परमानेंट कमीशन का ऑफर नहीं दिया जाता 10 साल के बाद, उनका टाइम पीरियड मैक्सिमम 14 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। उसके अलावा विमेन को आर्मी में पेंशन भी नहीं मिलती, क्योंकि पेंशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया टेन्योर जो है सर्विस का होना चाहिए 20 साल। कोई भी इंडिविजुअल 20 साल की सर्विस करेगा, 20 साल की सर्विस के बाद अगर वो रिटायरमेंट लेता है, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे सर्विस से रिटायरमेंट हो, तो ही उसे पेंशन मिलेगी। एलिजिबिलिटी मिनिमम 20 साल होती है। तो विमेन का जो सर्विस का टेन्योर था आर्म फोर्सेज में मैक्सिमम हो सकता था 14 साल, ठीक है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल, 10 साल के बाद 4 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता था, जबकि मेन के लिए ऑप्शन था परमानेंट कमीशन का। तो एक डिस्क्रिमिनेशन था जिसके अगेंस्ट कुछ विमेन ऑफिसर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी थी, तो वहां पर केस चल रहा था। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फेवर में किया था, जब विमेन के फेवर में बात बोली थी कि उनको भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। और फिर इसी साल फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया विमेन के फेवर में कि उनको परमानेंट कमीशन मिलेगा, ठीक है, उनको भी मिलना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करा है डिफेंस फोर्सेस ने, आर्म फोर्सेस ने। तो आर्मी ने एक फॉर्मल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है, फॉर्मल एक ऑर्डर निकाला है जिसमें विमेन को अब परमानेंट कमीशन मिलेगा। मतलब विमेन की भी सर्विस पूरा जैसे नॉर्मल मेन की सर्विस होती है रिटायरमेंट तक, वो रहेगी और उन्हें पेंशन भी मिलेगी। तो ये एक बैकग्राउंड था जो हमने डिस्कस करा। आपको ये बस कॉन्सेप्ट समझना है, एग्जाम में आ सकता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का टाइम पीरियड कितना है। विमेन के लिए 10 साल था और वो 14 साल तक एक्सटेंड हो सकता था, जबकि मेन का पूरा रिटायरमेंट तक एक ऑप्शन मिल जाता था 10 साल के बाद भी, ठीक है। तो अब विमेन को अब ये 14 साल वाली लिमिटेशंस खत्म हो चुकी हैं। अब ये रिटायरमेंट तक यहाँ पर परमानेंट कमीशन में काम कर सकती हैं आर्म फोर्सेस में। तो ये हमने थोड़ी सी हिस्ट्री समझी। तो हमारा जो न्यूज थी वो ये था, विमेन ऑफिसर कैन नाउ गेट परमानेंट कमीशन इन आर्मी। डिफेंस फोर्सेस ने एक फॉर्मल ऑर्डर इशू करा है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान होना, यह भी नोट डाउन करना है कि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी इससे रिलेटेड। हाँ, नेक्स्ट ये आते हैं, ये फ्रंट पेज की ही न्यूज है जिसमें कुछ नर्सेस जो है हाई कोर्ट चली गई हैं, क्योंकि हॉस्पिटल ने कुछ नर्सेस को 84 नर्सेस की सर्विसेज को टर्मिनेट करा, जबकि बहुत सारी नर्सेस उसमें कोविड-19 की शिकार भी हो चुकी थी। तो नर्सेस का कहना यह है कि हॉस्पिटल ने बदला लिया है उनसे, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी कि भाई N95 मास्क नहीं है, पीने के पानी की प्रॉब्लम है, फैसिलिटीज नहीं है, तो उसका बदला लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी। तो वो कोर्ट गई है, अब उसमें फिलहाल जो है अब वर्डिक्ट आना बाकी है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाने का इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके अलावा चिल्ड्रन रिटर्न टू रैक पिकिंग इन भोपाल। तो कूड़ा बिनने वाले बच्चे जो रहते हैं तो भोपाल में सड़कों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक न्यूज आई है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री प्रिपरेशन के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में हमारा जो कोर्स है उसको सब्सक्राइब करना है तो हमारे इक्वेशंस आईएएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। उसके अलावा बैंक एसएससी का भी फुल लेंथ कोर्सेज आपको हमारे इक्वेशंस आईएएस ऐप में मिल जाएंगे। एक एडिटोरियल आया है कैलिब्रेटेड बैलेंस। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे एस जयशंकर है, मतलब उनका कहना था नैम के बारे में कोई स्टेटमेंट आया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। उनका कहना था कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है
जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, उस समय उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब ये एडिटोरियल आपको अच्छे से तब समझ आएगा जब आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट पता हो। तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अपना नाम और अपने स्टेट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, अपना नाम। मैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूं। उसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसमें सारे आंसर्स करता हूं। नॉन अलाइंड मूवमेंट समझ लेते हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था? 1961 में ये स्टार्ट हुआ था। 1961 के टाइम पे या हम बोले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ तो यूएस था अमेरिका, और एक तरफ था यूएसएसआर। यूएसएसआर 1991 में 15 कंट्रीज में डिवाइड हो चुका था, और अब हम बोले यूएसएसआर को तो रशिया और अदर कंट्रीज 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया था। तो दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था और एक तरफ कम्युनिस्ट। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट था। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का मतलब होता है अमेरिका में फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। वहां पर सरकारें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती बिजनेसमैन के ऊपर। वहां पर प्रेस फ्रीडम रहती है, लोगों को आजादी रहती है, मतलब अलग अलग तरीके की फ्रीडम्स रहती हैं यूएस में। जबकि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट कंट्री वो होती हैं जहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, और वहां पर गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी। प्राइवेट जो बिजनेस है वो वहां पर अलाउड ही नहीं होते, सब कुछ गवर्नमेंट कर रही होती है। और दुनिया को पता नहीं चलता उस कंट्री के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि वहां की मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल सरकार का होता है, वहां की इंडस्ट्री के ऊपर भी कंट्रोल सरकार का होता है, एग्रीकल्चर, हर चीज के ऊपर कंट्रोल सरकार का होता है। तो न्यूज भी वही आती है जो सरकार चाहती है। तो यूएसएसआर तो 1991 के बाद जब ब्रेकडाउन हो गया, तो रशिया अब कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, ठीक है। रशिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी कही जा सकती है अब। जबकि अगर चाइना की बात करें तो चाइना अभी कम्युनिस्ट कंट्री है। चाइना के अंदर क्या होता है वो बाहर नहीं आता। चाइना की मीडिया में वही आने वाला है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो चाइना की गवर्नमेंट चाहती है। तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, सिंगल पार्टी रूल है, वहां पर इलेक्शंस बिल्कुल नहीं होते। वहां पर अगर चाइना की सरकार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि हजारों लाखों लोगों को मार दिया जाता है चाइना में, और वो न्यूज भी बाहर नहीं आती। 1989 में भी एक मूवमेंट हुआ था, उस समय भी मारा गया था। 1970s में जो लोग सरकारों के अगेंस्ट थे उनका मास मर्डर किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं चाइना में, लेकिन वो सारी खबरें बाहर नहीं आती हैं। आज की डेट में भी अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सब अलाउड ही नहीं है। जबकि हम देखें जैसे इंडिया में फ्रीडम है, यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो चाइना का अपना फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप है, अपना सिस्टम है। वो बाहर के लोगों को अलाउड ही नहीं करते। मतलब वहां के लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं बाहर के लोगों से अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। उन्हें डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता, वहां पर इलेक्शन ही नहीं होते चाइना में। तो ये सारी चीजें हैं, ये कम्युनिस्ट कंट्री के फीचर्स होते हैं। सरकारें हर चीज को कंट्रोल कर रही होती हैं। जैसे कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी डेथ हैं या केसेस हैं चाइना का, वो एक्चुअल न्यूज हमारे पास पहुंची ही नहीं होगी। वहां पर कितने एक्चुअल में केसेस हैं, कितने डेथ हैं, वो हम तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं चाइना से रिलेटेड। तो जो सिस्टम है यूएसएसआर का उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1945 के बाद, यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री है और यूएस कैपिटलिस्ट कंट्री थी। तो यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी और यहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट कर रही थी, या रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी है। तो कोल्ड वॉर चल रहा था इनके बीच में, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब है गोली दोनों तरफ से एक भी नहीं चलेगी, लेकिन दोनों एक दूसरे को परेशान करने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में या ट्रेड में, एक दूसरे को परेशान करने की कोशिश करेंगे। और दोनों ये कोशिश करेंगे कि अपने एलाइज ज्यादा से ज्यादा बनाए, दोस्त ज्यादा से ज्यादा बनाए। यूएस कोशिश करेगा इंडिया उसका दोस्त बन जाए, यूएसएसआर इंडिया को इधर से खींचेगा कि हमारे साथ आ जाओ, ठीक है। कोई श्रीलंका को खींचेगा, कोई साउथ अफ्रीका को, कोई ब्रिटेन को, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज क्या है, एक अलग अलग डिफरेंट जो पूरी दुनिया की कंट्रीज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। तो कुछ कंट्रीज यूएसएसआर की तरफ चले जाएंगी, कुछ यूएस की तरफ। तो उस समय 1961 में, क्योंकि दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तब
अब कुछ कंट्रीज ने, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के जो सेकंड प्रेसिडेंट थे जी.ए. नासिर, उन्होंने यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ टीटो, उसके अलावा घाना के थे क्वामे रुमा, ये सब, इन सब ने मिलकर, उसके अलावा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सुकार्नो, इन सब ने मिलकर एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब है ना तो हम यूएस के साथ हैं ना यूएसएसआर के साथ हैं, इन दोनों का उनके झगड़े में पड़ते ही नहीं। नॉन अलाइंड, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे दो ग्रुप्स की आपस में कॉलेज में लड़ाई हो रही है, तो अगर आप दो लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है, उन दोनों में से किसी एक का साथ देने लगो तो उसे बोलते हैं आप अलाइंड हो गए। एक तरफ दो पार्टीज थी, एक पार्टी की तरफ अलाइंड हो गए, उसका साथ दे रहे हो, ठीक है। नॉन अलाइंड का मतलब है आप न्यूट्रल हो, ना तो इस तरफ हो ना उस तरफ हो। आपने बोला ना भैया मैं तुम्हारे झगड़े में नहीं पड़ता, मैं ना तुम्हारे साथ हूं ना तुम्हारे साथ हो, तुम दोनों झगड़ते रहो, हम इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल है। तो नॉन अलाइंड का मतलब होता है न्यूट्रल रहना, इन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ना, न्यूट्रल है हम। ये कॉन्सेप्ट 1961 में स्टार्ट हुआ था और बहुत सारी कंट्रीज इसमें जुड़ती चली गई कि दो बड़ी बड़ी जो पावर्स होती हैं दुनिया की, उनका आपस में पावर स्ट्रगल को लेकर झगड़ा होता रहता है। जैसे आज की डेट में देखें, यूएस और चाइना के बीच में भी झगड़ा एक तरीके से चल रहा है आजकल। तो यूएस कोशिश करेगा बहुत सारी कंट्रीज उनके साथ जुड़ जाए, इंडिया उसके साथ जुड़े, चाइना भी कोशिश करेगा उसके साथ बहुत सारी कंट्रीज जुड़ जाए, ईरान जुड़ जाए, जो यूएस की दुश्मन है वो सब चाइना के साथ जुड़ जाए, तो चाइना भी अपनी लॉबी को स्ट्रांग करने की कोशिश करेगा। तो दुनिया जो है ना अलाइंड हो रही है, एक यूएस वाले ग्रुप की तरफ जा रहा है, एक चाइना वाले ग्रुप की तरफ। तो नॉन अलाइंड का मतलब होगा न्यूट्रल होना, ना यूएस के साथ जाना ना चाइना के साथ जाना। तो अब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, एक तो आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो मैंने पूरा आपको समझा दिया, ये पूरी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं या फॉरेन मिनिस्टर भी बोला जाता है, एस जयशंकर, उनसे किसी ने क्वेश्चन करा तो उनका कहना यह था कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, वो 1961 के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे ग्लोबली, तो उस समय नॉन अलाइंड मूवमेंट ठीक था, लेकिन आज के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, नॉन अलाइंड रह ही नहीं सकते हम, हमें किसी ना किसी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा ना, या तो यूएस के साथ जाए या तो चाइना के साथ जाए, हमें अपनी कंट्री का भी तो देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो ये सारी चीजें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तब उसके ऊपर ये एडिटोरियल आया कि नॉन अलाइनमेंट मतलब न्यूट्रल होना, इस पॉलिसी के बारे में हमें सोचना है, क्योंकि हमारा पहले से ये एक पॉलिसी रही है न्यूट्रल रहना। हालांकि न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हमारा इंक्लिनेशन इनिशियली यूएसएसआर की तरफ था, यूएस से हम दूर थे, ठीक है। अब धीरे धीरे यूएस की तरफ हो रहा है, ठीक है, इंक्लिनेशन। यूएसएसआर के साथ अभी भी ठीक रिलेशन है, लेकिन चाइना के साथ रिलेशंस खराब हो रहे हैं हमारे। तो अगर यूएस चाइना के कंटेक्स्ट में देखें तो हम अलाइंड हो रहे हैं अभी फिलहाल, अगर हम देखें यूएस की तरफ, नॉन अलाइंड नहीं है। तो एस जयशंकर का कहना यही है कि नॉन अलाइंड पुराना कॉन्सेप्ट है, हमें अलाइंड तो होना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, हमें इंडिया के फेवर में देखना है कि क्या चीजें इंडिया के लिए बेस्ट रहेंगी, ठीक है। तो ऑथर का कहना यह है कि नॉन अलाइंड पॉलिसी के बारे में तो सोचना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि अलायंस में जुड़ने के नुकसान क्या है, क्योंकि अगर हम यूएस के साथ जुड़ रहे हैं तो अलायंस में अलाइंड होने के नुकसान भी होते हैं, केवल फायदे नहीं होते। तो फायदे नुकसान दोनों को जज करना है, कैलिब्रेट करना है। तो ये सारी चीजें ऑथर ने इसमें लिखी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट था, वो हमने डिस्कस कर लिया, उसी के ऊपर बेस्ड ये एडिटोरियल है। हाँ, अब ये एक एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल जो लिखा है सुन वीडोंग, ये चाइनीज एम्बेसडर है टू इंडिया। तो इन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस इन हांगकांग, हांगकांग के बारे में एडिटोरियल लिखा है। अब देखिए, क्योंकि चाइनीज एम्बेसडर एडिटोरियल लिख रहे हैं द हिंदू में, तो जाहिर सी बात है चाइना के फेवर में ही बोलेंगे, चाइना की एक तरीके से तारीफ ही करेंगे। यही बोलने वाले हैं ये कि भाई क्यों जरूरी था हांगकांग के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये सारी चीजें चाइना के फेवर में है, और वैसे अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो एंटी चाइना वेव एक तरीके से चल रही है, ठीक है। चाइना के जो स्टेप्स हैं नेशनल सिक्योरिटी लॉ को लेकर, हांगकांग उसको लेकर दुनिया क्रिटिसाइज तो कर ही रही है, ठीक है। तो उन्होंने पूरा फेवर में बोला है। तो इस एडिटोरियल में जो भी चीजें हैं आपको पढ़ना जरूर है, ठीक है। आपके व्यूज जनरेट होंगे चाइना ने क्यों ऐसा करा, लेकिन इसको बिल्कुल सच नहीं मान के चलना
कि बिल्कुल यही सच है, क्योंकि चाइना ने तो अपने कंटेक्स्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो उनके फेवर में ज्यादा होगा। तो ये एडिटोरियल ऐसा कुछ बोला है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये इश्यू था क्या, हांगकांग वाला। पहले मैप समझ लेते हैं। ये है चाइना, ये चाइना है, ये इंडिया है, ये म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड ये सब है इधर, और ये छोटी सी टेरिटरी है हांगकांग। अब यहां पर ना ब्रिटिश कॉलोनीज थी टिल 1997 तक यहां पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ब्रिटिश कॉलोनी, और ये पूरा मेनलैंड चाइना था। तो 1997 में ब्रिटिशर्स चले गए और मेनलैंड चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन करा और हांगकांग हैंडओवर हो गया मेनलैंड चाइना को। अब जब हांगकांग मेनलैंड चाइना को हैंडओवर हो गया तो हुआ क्या, वन कंट्री टू सिस्टम हो गया। वन कंट्री टू सिस्टम, वन कंट्री मतलब हांगकांग चाइना का ही पार्ट बना तो पूरी एक कंट्री बन गई पहले, क्योंकि हांगकांग अलग था 1997 तक। अब टू सिस्टम का मतलब है यहां के लिए एक सिस्टम और हांगकांग के लिए नंबर 2 दूसरा सिस्टम, और कंट्री एक ही रहेगी। वन कंट्री टू सिस्टम हम इसलिए बोल रहे हैं। और ये जो यहां पर हम मेनलैंड चाइना की बात करें, ना तो इलेक्शन होते हैं, ये कम्युनिस्ट कंट्री है, यहां पर सरकार के कंट्रोल में सब कुछ है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप कुछ नहीं है, सब उनका अपना है चाइना का, ठीक है। डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्शंस नहीं होते, मीडिया के ऊपर सरकार का ही कंट्रोल है, अखबार में और टीवी में वही आता है जो सरकारें चाहती है। लेकिन हांगकांग में अलग है, क्योंकि ये एक लिबरल टाइप की सोसाइटी रही है हांगकांग। तो जब हांगकांग को हैंडओवर किया गया, और कैपिटलिस्ट कंट्री, फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट बिजनेसमैन बहुत सारे थे हांगकांग में, तो जब इसे हैंडओवर करेंगे तो एकदम से अगर चाइना वाले सिस्टम को यहां पर लागू करते तो हांगकांग के लोग प्रोटेस्ट करते कि भाई हमारी आजादी, ये तो एकदम से जेल हो गई, तो वहां बवाल मच जाता। इसलिए चाइना ने एक्सेप्ट करा था कि वन कंट्री टू सिस्टम, ठीक है, तुम्हारी आजादी, जैसे तुम आजाद थे वैसे ही रहोगे, लेकिन तुम चाइना का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये सब अलग अलग हुआ करते थे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर अलग अलग। तो स्टोरी ये थी कि चाइना में एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ। इस एक्ट से क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से, कि यहां पर हांगकांग में जो भी लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको चाइना से लोग अरेस्ट करके, चाइना के लोग आके यहां पर अरेस्ट करके मेनलैंड चाइना में ले जा सकते हैं। पहले क्या था, हांगकांग का क्योंकि लेजिस्लेचर अलग था, जुडिशरी अलग है, लॉ एंड ऑर्डर अलग है, तो हांगकांग में कोई भी क्राइम करता है तो हांगकांग में ही अरेस्ट होता है, हांगकांग की जेल में ही जाता था, उसे मेनलैंड चाइना नहीं भेजा जाता था। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से मेनलैंड चाइना के लोग हांगकांग के लोगों को अरेस्ट करके मेनलैंड चाइना में ले जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें और क्या चीज है कि हांगकांग में अगर कोई देश को तोड़ने की बात करता है, ठीक है, या एनिमी कंट्री के साथ मिलकर कोई एक्टिविटी करता है, अगर ऐसे एविडेंस मिलते हैं तो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग सकता है, उनको अरेस्ट करके वहां पर ले जाया जा सकता है। तो हांगकांग के लोग सड़कों पे उतर आए थे, बहुत प्रोटेस्ट चल रही थी चाइना के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अगेंस्ट, और ऐसा कहा जा रहा था, हांगकांग के लोग ये कह रहे हैं कि इस एक्ट से ये हमारी आज़ादी छीन रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान करेंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीजें थी, लोग सड़कों पर उतर आए थे हांगकांग में, तो लगातार हांगकांग न्यूज में था। तो अब हुआ क्या है कि वो जो एडिटोरियल है, क्योंकि चाइनीज एम्बेसडर ने लिखा है, तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि क्यों जरूरी था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यहां पर लागू करना, हांगकांग के लोगों को अरेस्ट करके क्यों हमें मेनलैंड चाइना में ले जाना जरूरी है। तो हांगकांग की थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। हांगकांग देखिए चाइना से, मेनलैंड चाइना से लगते हुए ये है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है बहुत छोटे छोटे, और ये स्पेशली एडमिनिस्ट्रेड एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर प्राइवेट बिजनेसमैन है बहुत सारे, इंडिया के साथ भी ट्रेड टाइज है बहुत सारे, तो इंडिया का ट्रेड होता है हांगकांग के साथ, बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है इनके ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो ये सारी चीजें हैं। तो एडिटोरियल में क्या क्या बोला है, देखिए एडिटोरियल में चाइनीज एम्बेसडर ने बोला है कि भाई इंडिया के इंटरेस्ट के लिए जरूरी है कि हांगकांग की स्टेबिलिटी मेंटेन करे इंडिया, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेड एरिया, ताकि इंडिया की जो इकोनॉमिक टाइज हैं या ट्रेड टाइज हैं वो भी सेफ रहें, ठीक है। तो ये एक तो ऑथर ने बोला है, चाइनीज एम्बेसडर ने बोल रहा है, बार बार बता रहा हूं क्योंकि चाइनीज एम्बेसडर के ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। उसके अलावा चाइनीज एम्बेसडर का कहना यह है कि प्रोमलगेशन या इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया मार्क्स अ मेजर टर्निंग पॉइंट टू अनरेस्ट टू पीस। वो ये कहना चाह रहे हैं
कि हांगकांग में प्रॉब्लम क्या थी। वो ये बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस या अलग अलग फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन एलिमेंट वहां के लोगों को भड़का रहे थे हमारी चाइना की सरकार के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट। तो लोग भड़क रहे थे, सड़कों पे आ रहे थे, तो इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रहा था, फॉरेन इंटरफेरेंस, ऐसा उनका कहना यह है। तो वहां की जीडीपी ग्रोथ भी डाउन हो गई थी और पीस भी चला गया था। वहां पर प्रोटेस्ट चल रही थी, कई बार बसें भी जलाई गई। तो ये सारी चीजें हांगकांग में चल रही थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और नेशनल सिक्योरिटी लॉ इंप्लीमेंट होने के बाद ऑथर ये कहना चाह रहा है कि हांगकांग में पीस मेंटेन हुआ, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बाद। तो उन्होंने 3 रीजन बताए कि वो 3 रीजन क्या क्या हुआ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बाद। एक तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ने गारंटी करा कि सस्टेन्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम। एक तो ये पहली चीज तो ये हुई, वन कंट्री टू सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, एक तो ये करा। दूसरा ऑथर ये कह रहा है कि लेजिस्लेशन विल प्रोटेक्ट लॉफुल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ हांगकांग रेजिडेंट्स। तो वहां के लोगों के लॉफुल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अभी जो है फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा था तो उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट नहीं हो रहे थे। वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहे थे, लगातार प्रोटेस्ट चल रही थी, तो ये बोला है। तीसरा ये बोला उन्होंने कि इस लॉ से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी आएगी हांगकांग में। तो ये सारी चीजें ऑथर ने कहने की कोशिश करी है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो थे ये सब चाइना के फेवर में थे बेसिकली। हाँ, अब ये हमारे पास जो न्यूज है, डीपनिंग इंडिया साउथ कोरिया टाइज। तो यहां पर ऑथर का कहना यह है कि इंडिया और साउथ कोरिया को अपने जो कल्चरल बाइसेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो दूर करने हैं और एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आना है। जैसे इंडिया ने एक अपना कल्चर सेंटर भी साउथ कोरिया में, सियोल में खोला हुआ है। आपको थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन इसमें समझना पड़ेगा। देखिए, ये साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, ये चाइना है। अब आपको ये समझना है कि नॉर्थ कोरिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हैं, नॉर्थ कोरिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हैं। अब इधर की तरफ अगर मैं बोलूं यूएस है, तो यूएस के रिलेशन जापान के साथ भी सही है और साउथ कोरिया के साथ भी अच्छे हैं। अब देखिए, यूएस के रिलेशन साउथ कोरिया के साथ अच्छे हैं, मतलब साउथ कोरिया, जापान, यूएस एक तरीके से फ्रेंड्स हो गए। चाइना और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के फ्रेंड्स हो गए। तो हुआ क्या, देखिए, चाइना और यूएस की तो आपस में रिलेशंस खराब चल ही रहे, ठीक है, और चाइना और साउथ कोरिया के भी आपस में रिलेशंस खराब है। इन दोनों के रिलेशंस खराब है, इन दोनों के रिलेशंस खराब है। तो ये दोनों दुश्मन, ये दोनों दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो यूएस साउथ कोरिया के अच्छे रिलेशंस हैं, यूएस नॉर्थ कोरिया के भी रिलेशन खराब है। तो बेसिकली आपको थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन समझना है। यूएस के रिलेशन चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों के साथ खराब चल रहे हैं, दोनों एलाइज हैं। यूएस के रिलेशन जापान साउथ कोरिया के साथ अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। और हम वैसे भी अभी जापान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं ही इंटरनेशनल रिलेशंस में, यूएस के साथ हम और क्लोज होते जा रहे हैं और साउथ कोरिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है। तो हम एक तरीके से हमारी इनके साथ फ्रेंडशिप है अच्छी खासी। तो अब जैसा हमारा चाइना के साथ रिलेशंस खराब चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, साउथ कोरिया के साथ भी अपने रिलेशंस इंप्रूव करने। और हमारे बहुत सारे इंडिया साउथ कोरिया के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल एग्रीमेंट बहुत सारे साइन हुए हैं। तो वो जो बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो एक स्टैग्नेशन आ गया है, तो उसको और इंप्रूव करना है, ट्रेड को और बढ़ाना है। क्योंकि चाइना के साथ तो वैसे भी अब हमारा ट्रेड थोड़ा डाउनवर्ड्स जा रहा है, क्योंकि एंटी चाइना वेव्स भी इंडिया में चल रही है। तो उसमें ऑथर ने यही सब कहा है कि इंडिया साउथ कोरिया के बीच में रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको मैक्रो लेवल पे चीजों को समझना है, माइक्रो लेवल पे नहीं समझना। आपको यही सब समझना है कि साउथ कोरिया और यूएस के बीच में रिलेशन कैसे है, जापान ये फ्रेंड्स है, ये फ्रेंड्स है। तो इंटरनेशनल रिलेशन ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, टाइज विद यूएस सिवियरली हार्म। चाइना का कहना यह है कि यूएस के साथ जो रिलेशंस है वो हमारे बहुत खराब चल रहे हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि यूएस में एक चाइनीज कॉन्सुलेट है, तो चाइनीज कॉन्सुलेट को यूएस ने 72 आवर्स मतलब 3 दिन के अंदर खाली करने की वार्निंग दे दी। तो 3 दिन के अंदर चाइनीज कॉन्सुलेट को खाली करना है। और एक जो इमेजेस के थ्रू ये भी पता चला है चाइनीज कॉन्सुलेट में वो अपने सारे कागज वगैरह पैकिंग कर रहे थे, कागज वगैरह जला रहे थे कॉन्सुलेट के अंदर, ठीक है। और ये इसके पीछे चाइना का, ये यूएस का रीजन ये है, उनका कहना ये है कि चाइनीज कॉन्सुलेट में कुछ लोग जो चाइनीज काम करते हैं उन्होंने अपना बैकग्राउंड छुपाने की कोशिश करी है। उन्होंने जो भी यूएस में डॉक्यूमेंट सबमिट करें
उनमें से एक के अगेंस्ट एविडेंस मिले हैं कि वो चाइनीज आर्मी में पहले रहा है, सर्व कर चुका है, और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में बताया नहीं कि वो चाइनीज आर्मी में पहले था। तो ये सारी चीजें हैं, यूएस की एफबीआई की एक रिपोर्ट कहती है। तो इसलिए चाइना को यूएस ने ऑर्डर करा है कि अपना शट डाउन करें अपने कॉन्सुलेट को, ह्यूस्टन में वो कॉन्सुलेट है। तो ये एक न्यूज में था, तो नोट्स बनाने का ऐसा सच इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसके अलावा चाइना ने अपना मार्स मिशन लॉन्च करा, ये एक न्यूज में था, मार्स मिशन। तो ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस करा था कि सऊदी अरेबिया ने भी अपना मार्स मिशन लॉन्च करा था। कहां से? जापान से। सऊदी अरेबिया के लिए जापान ने मार्स मिशन लॉन्च करा था। इंडिया का भी मार्स मिशन 2013 में मंगलयान लॉन्च हुआ था। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अरब वर्ल्ड का भी, ये 21 जुलाई 2020 में द हिंदू में हमने डिस्कस करा था, तब की न्यूज है। यहां पर क्या है न्यूज? अरब का होप मिशन है मार्स के लिए, लेकिन ये जो होप मिशन है केवल ऑर्बिटर है। आपको समझना पड़ेगा ऑर्बिटर क्या है। अगर मैं बोलूं ये मार्स है, मार्स प्लैनेट, ऑर्बिटर होता है जो मार्स के ऑर्बिट के चक्कर मारता है। तो ये होप जो है मार्स में लैंड नहीं करेगा, मार्स के ऑर्बिट में चक्कर मारेगा। जैसे हमारा मार्स मिशन था, वो भी एक ऑर्बिटर था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ऑर्बिटर किसी भी प्लैनेट में या सेलेस्टियल बॉडी के चक्कर मारता है, उसमें लैंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट आपको समझना है, ठीक है। तो अरब वर्ल्ड का ऑर्बिटर था, इंडिया का भी मार्स ऑर्बिटर मिशन था 2013 का। और ये जो चाइना का था, ठीक है, चाइना का था, ये ऑर्बिटर भी है, लैंडर भी है और रोवर भी है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है आपको ये समझना है। देखिए, अगर मैं बोलूं ये मार्स है तो ऑर्बिटर मार्स के केवल चक्कर मारेगा। लैंडर का मतलब है अगर ये मार्स है तो लैंडर मार्स में लैंड कर जाएगा, सरफेस में नीचे बैठेगा, लैंड कर जाएगा। उसे हम बोलते हैं लैंडर, जो सरफेस में उतरता है, केवल सेलेस्टियल बॉडी के चक्कर नहीं मार रहा है, उतर रहा है सरफेस में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लैंडर। रोवर का मतलब होता है वो सरफेस में उतरा और उसमें टायर लगे हुए हैं। रोवर वो मार्स में उतरेगा और चलेगा, उसमें टायर, वो स्टडी करेगा मार्स को, उसे हम बोलते हैं रोवर। तो हमने जो हमारा जो मार्स मिशन था, हमने केवल ऑर्बिटर भेजा था। और चाइना का जो अभी मार्स मिशन है वो ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों हैं। जैसे हमारा चंद्रयान 2 था, तो चंद्रयान 2 में हमारे ये तीनों थे, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। चंद्रयान 2 में, चंद्रयान 1 में हमारा केवल, अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है तो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरी क्लास है, स्पेस टेक्नोलॉजी, वो हमारे मोबाइल ऐप में, यूपीएससी के कोर्स में या एसएससी के कोर्स में भी हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा है। तो हमारे ऐप से पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, हमने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो बहुत सिंपल है, ऑर्बिटर सेलेस्टियल बॉडी के चक्कर मारेगा, लैंडर लैंड कर जाएगा, और रोवर में टायर होते हैं, वो मूव करेगा। तो चाइना ने ये तीनों लॉन्च करे, ठीक है, तीनों। अब ये जो है, अब ये कितना सक्सेसफुल होता है, अभी तो इन्होंने जस्ट लॉन्च ही करा है अपना मार्स मिशन। तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। 23 जुलाई को ही लॉन्च करा है और उसका नाम है Tianwen-1, ठीक है। और ये मार्स में कब पहुंचने वाला है? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में मार्स में पहुंचने वाला है। तो इसमें क्या क्या चीजें, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। और इंडिया का जो मार्स मिशन था, मंगलयान, इंडिया का 2013 का, उसमें क्या था? केवल ऑर्बिटर, ठीक है। हमारा मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम बोल रहे थे मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 का, तो उसमें केवल ऑर्बिटर था। इसमें ये तीनों हैं, ठीक है। और हमारा जो चंद्रयान 2 था, जो कि हमने 2019 में लॉन्च करा था, चंद्रयान 2। तो इसमें भी हमारा ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 मून में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ये तीनों थे। इसका नाम विक्रम था और इसका नाम प्रज्ञान था। ये उस समय भी न्यूज में रहा था। और हमारा ऑर्बिटर तो अभी मून के ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है, लेकिन हमारा ये सक्सेसफुल नहीं रहा था, क्योंकि हमारा जो विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, वो धड़ाम से मून के सरफेस से टकराया और डैमेज हो गया। तो ये सक्सेसफुल नहीं था। और रोवर लैंडर के अंदर ही था, तो दोनों ही डैमेज हो गए एक तरीके से। तो मून के सरफेस में अभी वो पड़ा हुआ है, तो कोई सिग्नल्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहे। तो हमारा चंद्रयान 2 पार्शियली सक्सेसफुल था।
ठीक है, हम उसे फेल्ड नहीं बोल सकते, पार्शियली सक्सेसफुल था क्योंकि ऑर्बिटर बहुत अच्छे से काम कर रहा है हमारा चंद्रयान-2। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उससे पहले 2011 में चीन जो है अटेम्प्ट कर चुका है, चाइना जो है अटेम्प्ट कर चुका है अपना मार्स मिशन, जो कि फेल रहा था। और इंडिया ही अकेली कंट्री ऐसी है जिसका मार्स मिशन पहली ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा, जबकि चाइना पहले फेल हो चुका है उसका, अब ये दूसरा मिशन है। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा असेंबली बायपोल पुट ऑफ। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बाय इलेक्शन थे लोकसभा के या विधानसभा के, लोकसभा के बिहार के और 7 असेंबली सीट थी तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, केरला, तो ये जो कोविड की सिचुएशन है इस वजह से ये पोस्टपोन कर दिए हैं। ठीक है, अब बायपोल क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए इलेक्शंस अगर हम बोले, एक तो होता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का मतलब है जो नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, जैसे 2014 में लोकसभा के इलेक्शन में, फिर 2019 में, अब 2024 में, इसे हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन, ठीक है। अब मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं? अब मान लिया किसी वजह से सरकार बीजेपी की गिर जाती है सेंटर में, वैसे तो गिरेगी नहीं, कंप्लीट मेजॉरिटी है, मान लो 2022 में सरकार गिर गई। अब 2022 में सरकार गिर गई, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्लेम करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी जिसके पास होती है सरकार उसी की बनती है। अब किसी वजह से सरकार गिर जाए और 5 साल के बाद इलेक्शन होते थे नॉर्मली, 5 साल के बाद ना होकर क्योंकि 3 ही साल के बाद हो गए, तो इसे हम बोलते हैं मिड टर्म। क्योंकि टर्म होती है 5 साल की, 5 साल की टर्म के बीच में ही इलेक्शन हो जाए, वो टर्म पूरा ना हो, तो उसे बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। वो इसलिए होता है, सरकारें जब खिचड़ी सरकार बनती है, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी फुल मेजॉरिटी से सरकार नहीं बना पाती, तो फिर खिचड़ी सरकार बनती है और एक दूसरे की टांग खींचते खींचते सरकारें गिर जाती हैं। जैसे 1998 में बीजेपी की सरकार बनी थी और एक ही साल चली थी 1999 तक, फिर सरकार गिर गई थी, फिर दोबारा से इलेक्शन हुए थे मिड टर्म इलेक्शन, और फिर दोबारा से बीजेपी और उसके एलाइज ने खिचड़ी सरकार बनाई थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब बाय इलेक्शन क्या होता है? जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन तो हम समझ गए। बाय इलेक्शन क्या है? बाय इलेक्शन बेसिकली जब कोई एमएलए या तो डिस्क्वालीफाई हो जाए या किसी एमएलए या एमपी की डेथ हो जाए। मान लिया कि जैसे अभी लोकसभा में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं 2019 से 2024 के लिए बने, और मान लो कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो जाती है 2020 में। अब 2020 में उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो जाती है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद सदस्य है। अब 4 साल तक उस कॉन्स्टिट्यूएंसी तक को खाली तो रख नहीं सकते, तो बाय इलेक्शन में क्या होता है, पूरा कंप्लीट इलेक्शन नहीं होता, केवल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होता है। ठीक है, जहां पर वो सीट वैकेंट भी है, और वो सीट वैकेंट होने के पीछे रीजन क्या रहता है, या तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो जाती है किसी वजह से, या उसने रिजाइन कर दिया, उसका कुछ और ऑब्जेक्टिव था, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करा, अब रिजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, या डिस्क्वालीफाई हो गया, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस बाहर निकल के आ गया सामने, कन्विक्शन हो गया कोर्ट में, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया, उसकी मेंबरशिप चली गई। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई हो गया, तो वो जो सीट्स है लोकसभा की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वैकेंट हो गई। तो उन गिनी चुनी 2-4 सीट्स में जहां पर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है या कोई भी एमएलए नहीं है, केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करवाता है, पूरे देश में या पूरे स्टेट में इलेक्शन नहीं कराता। जिस सीट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी में एमएलए नहीं है, उसी सीट में केवल इलेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं बाय इलेक्शन, या इसे हम बोलते हैं बाय पोल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमारे सेशन को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।